हेलो गैस, कैसे हैं आप सभी। गैस, आज ये कंप्यूटर की तीसरी क्लास है जो कि हम नवोदय विद्यालय समिति जेएसए और अन्य जो नॉन टीचिंग भर्तियां हैं उनमें जिनमें कंप्यूटर आने वाला है उसके लिए हम कंप्यूटर की क्लास कंप्लीट कर रहे हैं। हमारी 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं जिनमें कि हमने थ्योरी प्लस एमसीक्यू भी सॉल्व किए हैं। आज ये हमारी तीसरी क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो गाइज, आज जो हम पढ़ने वाले हैं तो हमारा टॉपिक है कंप्यूटर का विकास। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक। और इससे इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस हमने पढ़ा। अब आज हम पढ़ेंगे कि इस कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, कैसे एक बड़े साइज का कंप्यूटर आज एक छोटे साइज के कंप्यूटर में प्लस तीव्र गति से चलने वाला कंप्यूटर बन चुका है। तो अब देखिए, सबसे पहला यहाँ लिखा हुआ है कि कंप्यूटर एक मानव निर्मित मशीन है, ठीक है। और देखिए, इसमें ये भी लिखा हुआ है कि लकड़ी के एबेकस से शुरू होकर आज नवीनतम उच्च गति माइक्रो प्रोसेसर में परिवर्तित हो गया है। मतलब इतना चेंज आ चुका है कंप्यूटर में। तो हम आज पढ़ेंगे कि कंप्यूटर का इतिहास क्या रहा है, कहाँ से शुरुआत हुई और आज हम कहाँ तक पहुंच गए हैं। क्या आज का जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं उसका जो जनरेशन रही है, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो आज हम पूरी इसी पे चर्चा करेंगे और इसका थ्योरी पढ़ेंगे। और इसके बाद जो अगली क्लास होगी उसमें हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए, जो कंप्यूटर का इतिहास है उसमें जो पहला नंबर आता है कि कंप्यूटर की शुरुआत जहां से हुई, तो कंप्यूटर की शुरुआत अबेकस से हुई है और गणना करने के लिए इसका यूज किया जाता था, ठीक। अर्थमेटिक कैलकुलेशन की जाती थी। अब आप देखिए, चित्र दिया हुआ है इस पे। तो एक एक तरफ इसमें देखिए 10 गोले हैं ब्लैक और व्हाइट कलर के। तो जैसे हमें 5 गोलों की गणना करनी होती थी तो इन 5 गोलों को इधर खिसका दिया जाता था और 5 और जोड़ना होता था तो इधर व्हाइट वाले 5 खिसका दिए, फिर इन दोनों को प्लस कर दिया जाता था, तो टोटल 10 गोले हो जाते थे, ठीक है। और इसका जो आविष्कार हुआ था तो चीन में हुआ था, मतलब अबेकस का आविष्कार चीन में हुआ था। इसके बाद जब अगला जो इसका विकास हुआ तो पास्कल कैलकुलेटर बना गया, या इसको पास्कलाइन कैलकुलेटर भी बोला जाता था। और इसको क्या बोला गया, प्रथम गणना मशीन, ठीक है। जैसा अबेकस पहला चरण था लेकिन उसको गणना मशीन नहीं बोला गया। तो आपका अगर क्वेश्चन आता है कि प्रथम गणना मशीन कौन सी है, तो प्रथम गणना मशीन पास्कल कैलकुलेटर या पास्कलाइन थी। इसका निर्माण 1645 में फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने किया था, ठीक है। इसमें क्या होता था, इंटरलॉकिंग गियर्स का यूज किया जाता था जो 0 से 9 की संख्या को दर्शाता था और यह केवल जोड़ या घटाव ही करता था, मल्टीपल या डिवीजन करने में सक्षम नहीं था। इसका दूसरा नाम एडिंग मशीन भी कहा गया। इसके बाद जो तीसरे नंबर का डेवलपमेंट हुआ तो क्या बोला गया उसे, एनालिटिकल इंजन, ठीक है। 1801 में जोसेफ मेरी जैकवार्ड ने स्वचालित बुनाई मशीन, ऑटोमेटेड वीविंग मशीन का निर्माण किया, ठीक है। इसमें जो धातु प्लेट थी उसको पंच किया जाता था और कपड़े की बुनाई को नियंत्रित करने में सक्षम था, ठीक है। इसके बाद 1820 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन बनाया, ठीक है। ये सभी कंप्यूटर के शुरुआती चरण की मशीनें हैं। तो सबसे पहले अबेकस, इसके बाद पास्कल मशीन और इसके बाद एनालिटिकल इंजन और इसके बाद डिफरेंस इंजन चार्ल्स बेबेज ने बनाया, तथा इसके बाद उन्होंने फिर एनालिटिकल इंजन बनाया, ठीक है। तो इसीलिए जो चार्ल्स बेबेज हैं उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद एक लेडी लवलेस हैं, उन्होंने एक पेपर एलएफ मेनाब्रिया ऑन एनालिटिकल इंजन का इटालियन लैंग्वेज से अंग्रेजी में रूपांतरण किया, ठीक है। और इसके बाद एक अगस्टा हुए जिन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोग्राम लिखा और उनके बाइनरी अर्थमेटिक के योगदान को जॉन वान न्यूमैन ने आधुनिक कंप्यूटर के विकास के लिए प्रयोग किया। अगस्टा को इसीलिए प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है तथा बाइनरी प्रणाली का आविष्कारक भी कहा जाता है। जिस प्रणाली पर आज के हमारे आधुनिक कंप्यूटर कार्य करते हैं उस प्रणाली का आविष्कारक अगस्टा को कहा जाता है, साथ में ही उन्हें प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। तो चौथा जो विकास हुआ कंप्यूटर का तो पंच कार्ड और हरमैन हॉलर्थ का हुआ। तो सन 1880 में हॉलर्थ ने पंच कार्ड का निर्माण किया, ठीक है। तो अब देखिए पंच कार्ड कैसा होता था, ये फोटो बना हुआ है। तो जैसा कंप्यूटर कार्ड आज जो कंप्यूटर की चिप होती है उसी तरह का पंच कार्ड भी हुआ करता था, ठीक है। अब इन्होंने हरमैन हॉलर्थ ने 80
कॉलम कोड और सेंसस टेबलेटिंग मशीन का भी आविष्कार किया था। इसके बाद जो महत्वपूर्ण एक आविष्कार हुआ वो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का हुआ। ठीक है, ENIAC प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। तो इसमें क्या लिखा गया कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC, इसे किसने बनाया? H. I. Can ने एक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम ENIAC रखा गया। ठीक है, जो मार्क 1 नाम से जाना गया और आज के कंप्यूटर का प्रोटोटाइप भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। इसके बाद स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट आया जिसमें EDSAC बना, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट EDSAC। ठीक, इसका क्या कहना था कि जो कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं और जिस डाटा का यूज किया जाता है उसे कंप्यूटर में स्टोर होना चाहिए। मतलब हमने जो इंस्ट्रक्शन दिए और जो डाटा हमने दिया कंप्यूटर को उसे कंप्यूटर में स्टोर होना चाहिए। ठीक है, तो EDSAC जब बना इसके बाद ही कंप्यूटर में स्टोरेज का स्टार्ट होना शुरू हुआ। मतलब ये कॉन्सेप्ट आया कि हमें कंप्यूटर में जो डाटा हम दे रहे हैं उसको स्टोर भी होना चाहिए। ठीक है, तो EDSAC इसीलिए बनाया गया कि कंप्यूटर में स्टोरेज का जो प्रॉब्लम था या स्टोर नहीं होता था जो डाटा, उसको स्टोर किया जा सके। ठीक है, इसके बाद जो आया अगली पीढ़ी में UNIVAC, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी कहते हैं और व्यापारिक उपयोग के लिए उपलब्ध यह प्रथम कंप्यूटर था। ठीक है, तो इसमें क्या था? प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था और 1951 में इसका आविष्कार हुआ और व्यावसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध यह प्रथम कंप्यूटर था। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक, अब देखिए, अब विकास देख लेते हैं। अबेकस 3000 से 2000 ईस्वी पूर्व में आया और ये प्रथम मशीनी कैलकुलेटर था। इसके बाद पास्कल कैलकुलेटर 1645 में आया और प्रथम मशीन जो जोड़, घटाना और गिनती करने में सक्षम थी। ठीक है, इसमें गुणा और भाग नहीं होता था, जोड़ना और घटाना ही केवल होता था। इसके बाद JVL आया, जैक्वार्ड वीविंग लूम, जो हमने पढ़ा है अभी ऊपर कि बुनाई के पैटर्न को कंट्रोल करने के लिए एक ऑटोमेटिक मशीन बनाई गई। ठीक है, इसके बाद एनालिटिकल इंजन आया चार्ल्स बेबेज के कार्यकाल में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार हुआ। इन्होंने जनरल पर्पस कंप्यूटर बनाने की कोशिश की लेकिन ये सफल नहीं हो सके। इन्होंने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। इसके बाद हर्मन टेबलेटिंग मशीन आई, तो डेटा को कार्ड में पंच करने का जो स्टोर डेटा है उसको टेबलेट करने के लिए ये यंत्र का निर्माण किया गया। इसके बाद हावर्ड आइकेन का मार्क 1 आया, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बोला गया इसे। ठीक है, और डेटा स्टोर करने के लिए इसमें पंच पेपर टेप का प्रयोग हुआ। इसके बाद आया ENIAC, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC। इसके बाद वॉन न्यूमैन स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट आया, तो कंप्यूटर के मेमोरी में निर्देश और डेटा स्टोर करने की अवधारणा का विकास हुआ। जैसे कि मैंने बताया कि जब न्यूमैन स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट आया तभी से जो इंफॉर्मेशन और डेटा है उसको कंप्यूटर में स्टोर करने का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, इसके बाद आया EDSAC, तो ये पहला कंप्यूटर था जो डाटा और इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में संग्रहित करने में सक्षम था। क्योंकि इसके पहले जो आया हुआ था तो वॉन न्यूमैन स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट आया, जिसके बाद से जो कंप्यूटर बना तो उसमें डाटा और इंस्ट्रक्शन को अपनी मेमोरी में स्टोर करने में एबिलिटी पहले से थी। ठीक है, इसके बाद आया UNIVAC, प्रथम कंप्यूटर जो व्यावसायिक रूप से उपलब्ध था। तो UNIVAC ऐसा प्रथम कंप्यूटर है जो कि व्यावसायिक रूप से उपलब्ध था। ठीक है, तो इसको आपको याद करना, इसमें से दो चीजें आपको याद करनी है कि प्रथम कंप्यूटर जो व्यावसायिक रूप से उपलब्ध था और साथ में एक ये याद करना है कि हावर्ड आइकेन द्वारा बनाया गया मार्क 1 प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ठीक है, और इसके बाद ENIAC प्रथम संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक गणना यंत्र। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके बाद अब जो मेन चीज है कंप्यूटर की पीढ़ी, मतलब कैसे किस किस जनरेशन में क्या क्या विकास हुआ वो हमको पढ़ना, और इससे क्वेश्चन भी आते हैं और 1-2 क्वेश्चन तो कम से कम बनना ही चाहिए इससे। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर। तो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर, तो इसका जो काल था, जो टाइम था इसका 1942 से 1955 तक। तो देखिए यहाँ पे लिखा है UNIVAC 1 पहला व्यावसायिक कंप्यूटर, जो कि हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था स्टोरेज के लिए। इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। ये आकार में बड़े होते थे और अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करते थे।
साथ में इनमें जो डाटा और इंफॉर्मेशन दी जाती थी वो 0 और 1 के रूप में स्टोर होती थी। साथ में इसमें मशीन लैंग्वेज का यूज किया गया और डेटा संग्रहण के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो एनिएक, यूनिवैक और मार्क 1 इसके उदाहरण हैं। और इसकी कमियां क्या थी कि निर्वात जो वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होती थी वो गर्म होने लगती थी और गर्म होने के बाद अत्यधिक ऊष्मा पैदा होती थी और इसको ठंडा रखने के लिए एसी की जरूरत पड़ती थी, जिससे अधिक मात्रा में विद्युत खर्च होता, मतलब इसको यूज करना काफी कॉस्टली होता था। तो ये प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर की कमियां थी। इसके बाद जो दूसरी पीढ़ी आई, तो अब इस दूसरी पीढ़ी में जो वैक्यूम ट्यूब थी उसकी जगह ट्रांजिस्टर का यूज किया गया और मैग्नेटिक कोर, मतलब डाटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता था, मैग्नेटिक कोर में मैग्नेटिक डिस्क और टेप आती थी, जैसे आपकी सीडी, डीवीडी और सीडी होती है उस तरह आपकी स्टोरेज डिवाइस आती थी और इसमें आयरन ऑक्साइड की परत होती थी और प्रथम पीढ़ी के मुकाबले इनकी गति और संग्रहण क्षमता भी अधिक थी। ठीक, इसके बाद जो मेन आया तो तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर आया। ठीक है, तो अब तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर ट्रांजिस्टर की जगह आईसी का उपयोग करने लगे, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग करने लगे। और आईसी का विकास किसने किया था, जेएस किल्वी। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आईसी का जो आविष्कार है उस किसने किया, जेएस किल्वी ने। ठीक है, अब आरंभ में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया और जिसमें एक सिलिकॉन चिप लगी रहती थी और उसमें बड़ी मात्रा में आईसी लगी होती थी। ठीक है, इससे क्या हुआ, जब एक ही चिप में कई सारे ट्रांजिस्टर और आईसी सेट हो गए तो जो मेमोरी पावर था, जो कंप्यूटर की मेमोरी क्षमता थी वो बढ़ गई और मेमोरी क्षमता बढ़ने के कारण काम में तेजी आई और ज्यादा से ज्यादा डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये हुआ कि जो यूजर था वो अपना ज्यादा डेटा स्टोर कर सकता था और पहली बार हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अलग अलग मिलना चालू हुए ताकि यूजर अपने आवश्यकता अनुसार सॉफ्टवेयर ले सके। ठीक, इसके बाद चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर, तो चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे 1975 से लेकर अब तक चल रहे हैं, है ना। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में एलएसआई आईसी की जगह, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप की जगह VLSI, मतलब इसका क्या हुआ, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप का इस्तेमाल हुआ और साथ में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग आरंभ हुआ। ठीक है, इससे क्या बेनिफिट हुआ, कंप्यूटर के आकार में कमी और क्षमता में वृद्धि हो गई। ठीक है, अब जैसे जैसे कंप्यूटर के आकार में कमी और क्षमता में वृद्धि होती गई तो इसका उपयोग वाहनों, सिलाई मशीन, ओवन, इलेक्ट्रॉनिक गेम आदि में भी होने लगा। ठीक है, अब देखिए मैग्नेटिक डिस्क तथा टेप के स्थान पर सेमीकंडक्टर मेमोरी का इस्तेमाल होने लगा। जो मेमोरी कार्ड आप सिम में, मतलब अपने फोन में यूज करते हैं, उसका यूज अब स्टोरेज के लिए होने लगा था और साथ में जैसे डीवीडी और सीडी थी इनका इस्तेमाल कम होने लगा। ठीक है, रैम की क्षमता में वृद्धि हुई और कार्य तीव्र गति से होने लगे और साथ ही इसमें इसी समय में GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास हुआ। ठीक है, देखिए GUI क्या होता है, जिसमें हमें सामने चित्र दिखते हैं प्लस टेक्स्ट और जो पिक्चर होती है वो दोनों दिखती हैं, और एक होता है DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें हमें केवल टेक्स्ट दिखाई देते हैं, हमें ग्राफिकल इंटरफेस नहीं दिखाई देता है। तो जो चौथी पीढ़ी थी इसमें GUI का आविष्कार हो गया था, जिसमें हमें टेक्स्ट प्लस ग्राफिकल इंटरफेस दोनों देखने के लिए मिला। तो देखिए इस टाइम पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते थे वो MS-DOS, MS विंडोज तथा एप्पल मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम, तथा लैंग्वेज कौन सी यूज होती थी, C लैंग्वेज। ठीक है, और इसके बाद उच्च स्तरीय भाषा भी यूज होने लगी ताकि प्रोग्राम सभी कंप्यूटरों में चलाए जा सकें। अब जो पांचवी पीढ़ी है जो अभी चल रही है, तो मतलब वर्तमान में कौन सी पीढ़ी चल रही है कंप्यूटर की, पांचवी पीढ़ी चल रही है। तो अब VLSI के स्थान पर ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का विकास हुआ और एक ही चिप द्वारा सैकड़ों गणना, करोड़ों गणना करना संभव हो सका है। ठीक है, अब संग्रहण के लिए, स्टोरेज के लिए कॉम्पैक्ट डिस्क का यूज होने लगा। साथ में इस पीढ़ी कंप्यूटर में इंटरनेट, ईमेल, www का विकास हुआ और इनका आकार भी बहुत छोटा था तथा इनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। प्रोग्रामिंग की जटिलता कम हो गई और AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुविधा भी पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में दी गई। ठीक है, और देखिए अभी जो आप पोर्टेबल PC यूज करते हैं, डेस्कटॉप PC यूज करते हैं, ये सभी पांचवी पीढ़ी के ही कंप्यूटर हैं। ठीक है, अब देखिए
अब जो मेन चीज जो हमारे एग्जाम में आने वाली है वो हमें पढ़ना है कि जो विशेषताएं थी प्रथम पीढ़ी की, द्वितीय पीढ़ी की, तो इन पीढ़ियों की विशेषताएं क्या थी। तो जैसे पूछ लेगा कि वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल कंप्यूटर की किस पीढ़ी में हुआ है, तो हमारा आंसर होगा क्या, प्रथम पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन में सर्किट में क्या यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है। इंटरनल स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का यूज होता था, और इसकी कमियां क्या थी कि जो लिमिटेड मेन स्टोरेज कैपेसिटी, इनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती थी और एक लिमिट में ही होती थी। इनकी स्पीड भी मंद गति के इनपुट आउटपुट, मतलब जो इनपुट आउटपुट होता था बहुत धीमी गति से होता था। इनमें लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का यूज किया जाता था। साथ में इनको कूलिंग के लिए बहुत बड़े एसी की जरूरत होती थी, ये बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे। इनका उपयोग पैरोल प्रोसेसिंग और रिकॉर्ड रखने के लिए होता था, और इसका एग्जाम्पल है IBM 650 यूनिवैक। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग प्रारंभ हो गया है, और जो स्टोरेज के लिए हम मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल करते थे। इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसमें वृद्धि हो गई पहली पीढ़ी के मुकाबले में, और जो इनपुट आउटपुट है वो भी तेज हो गया, और इसमें उच्च स्तरीय भाषा कोबोल और फॉर्ट्रान का भी इस्तेमाल किया गया। इसके बाद जो तीसरी पीढ़ी है उसकी विशेषता क्या हुई कि आकार में कमी हो गई, और जो हीट प्रोड्यूस करता था कंप्यूटर उसमें भी कमी हो गई। ये कंप्यूटर की स्पीड भी तेज हो गई, और विश्वसनीय, मतलब कैलकुलेशन में फॉल्ट नहीं होती थी। ठीक है। और इनका जो बैच इस्तेमाल होने लगा वो बिलिंग में, पैरोल प्रोसेसिंग, इन्वेंटरी फाइल का अपडेटेशन में इस्तेमाल होने लगा। और इसका एग्जाम्पल जो दिया गया है IBM 1401 हनीवेल 200 CTC 1604। इसके बाद जब तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर आए तो इनमें IC का इस्तेमाल हुआ, और मैग्नेटिक कोर और सॉलिड स्टेट मेन मेमोरी के रूप में, मेन स्टोरेज के रूप में उपयोग किए जाने लगे। इनपुट आउटपुट भी फ्लेक्सिबल हो गया। ये आकार में छोटे तथा गति में तीव्र और विश्वसनीय कंप्यूटर पीढ़ी कहलाई। साथ में हाई लेवल लैंग्वेज का वृहद उपयोग हुआ। रिमोट प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम भी तीसरी पीढ़ी में उपलब्ध करवाया गया। और इसमें सॉफ्टवेयर का यूज, पहली बार जो सॉफ्टवेयर का यूज होना शुरू हुआ वो थर्ड जनरेशन में ही शुरू हुआ। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ हुआ, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, क्रेडिट कार्ड बिलिंग, मार्केट फोरकास्टिंग में इसका इस्तेमाल होना शुरू हो गया। और तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर के उदाहरण कौन कौन से हैं, IBM सिस्टम 360, NCR 395, बाराक B6500। अब चौथी पीढ़ी की जो कंप्यूटर हैं तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का स्टोरेज तथा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग इनमें होने लगा था, और साथ में उच्च तथा तीव्र क्षमता वाला स्टोरेज इनमें प्रदान किया गया। ठीक है। और भिन्न भिन्न हार्डवेयर निर्माता के यंत्र के बीच एक अनुकूलता, मतलब अगर आप HP का कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो आप कीबोर्ड किसी दूसरी कंपनी का भी यूज कर सकते हैं। कोई ऐसी बाध्यता नहीं थी कि आप जिस कंपनी का कंप्यूटर यूज कर रहे हैं उसी का आप कीबोर्ड भी यूज करें। तो सभी के बीच में एक बैलेंस बनाया गया, ताकि जो यूजर हो किसी एक कंपनी से बंधा ना रह सके, किसी एक विक्रेता से बंधा ना रह सके। मिनी कंप्यूटर के उपयोग में वृद्धि हो गई, और माइक्रो प्रोसेसर और मिनी कंप्यूटर का आरंभ हो गया। जो अभी अपन लोग यूज करते हैं वो मिनी कंप्यूटर हैं, और जो चिप होती है वो माइक्रो प्रोसेसर होती है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, व्यावसायिक उत्पादन और व्यक्तिगत उपयोग के लिए होने लगा। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, IBM PC XT और Apple II इसके एग्जाम्पल हैं। अब पांचवी पीढ़ी जो वर्तमान में चल रही है इसमें ऑप्टिकल डिस्क का यूज होने लगा है। साथ में इंटरनेट, ईमेल, www का विकास हुआ है। इसका उपयोग करना और आसान हो गया। ये आकार में बहुत छोटे हैं, स्पीड इनकी बहुत ज्यादा है, और उपयोग में आसान है। प्लग एंड प्ले। अब देखिए जैसे विंडोज 11 जब हम यूज करते हैं तो हमें कोई भी ड्राइवर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है किसी डिवाइस को चलाने के लिए। जैसे आप डिवाइस प्लग करते हैं वो प्ले हो जाता है, मतलब उपयोग होना प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद उपयोग क्या है, इंटरनेट, मल्टीमीडिया का उपयोग करने के लिए। अब इसके उदाहरण IBM नोटबुक, पेंटियम PC, सुपर कंप्यूटर इत्यादि पांचवी पीढ़ी के उदाहरण हैं। अब देखिए कंप्यूटर के जो टाइप्स होते हैं कौन कौन से होते हैं। स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। स्पेशल पर्पज कंप्यूटर का उपयोग किसी एक तरह की कठिनाई को दूर करने के लिए किया जाता है। तो जैसे ट्रैफिक कंट्रोल, एयरक्राफ्ट लैंडिंग सिस्टम इत्यादि में स्पेशल पर्पज कंप्यूटर का यूज होता है। मतलब इस तरह के कंप्यूटर का यूज केवल एक ही काम करने के लिए, एक स्पेसिफिक काम करने के लिए होता है। जैसे जो ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम होता है उसको नियंत्रित करने के लिए
स्पेशल पर्पज कंप्यूटर का यूज किया जाएगा, वो केवल ट्रैफिक कंट्रोल का ही काम करेगा। दूसरा है जनरल पर्पज कंप्यूटर। जनरल पर्पज कंप्यूटर क्या होते हैं? ये किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए नहीं बनाए जाते, इनसे मल्टीपल वर्क लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे सिमुलेशन और फोरकास्टिंग में इनका उपयोग होता है, अकाउंटिंग में उपयोग होता है, और साथ में आप पर्सनल यूज भी कर सकते हैं। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑन वर्किंग सिस्टम। वर्किंग सिस्टम के आधार पर जो कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन किया गया है वो किस किस तरह से किया गया है आगे दिया हुआ है। तो पहला जो है डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर में डाटा इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में निरूपित किया जाता है। ठीक है, जिनमें 0 और 1 का यूज होता है, बाइनरी लैंग्वेज का यूज होता है। ठीक, डिजिटल घड़ी। डिजिटल घड़ी इसका क्या है? एग्जाम्पल है। तो आप उसमें देखते हैं कि कोई जब वो बंद होती है तो उसमें कोई आंकड़ा दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब वो मशीन चालू होती है, घड़ी चालू होती है, तो आपको आंकड़े दिखाई देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में इसमें आंकड़े चलते हैं। इसकी जो स्पीड होती है तेज होती है और यह करोड़ों गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। इसमें बाइनरी सिस्टम का यूज भी होता है। दूसरा है एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है कि विद्युत के एनालॉग रूप का प्रयोग किया जाता है, इसकी गति धीमी होती है। जैसे वोल्ट मीटर और बैरोमीटर में एनालॉग कंप्यूटर का यूज किया जाता है। तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? डिजिटल और एनालॉग का मिक्स्ड वर्जन होता है। इसमें इनपुट तथा आउटपुट एनालॉग रूप में होता है, लेकिन जो प्रोसेसिंग होती है वो डिजिटल रूप में होती है। इसमें एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर तथा डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर का उपयोग किया जाता है। अब अगर क्लासिफिकेशन ऑन साइज मतलब आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण किया जाए तो कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है मेनफ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, तो ये वृहत आंतरिक स्मृति क्षमता मतलब लार्ज इंटरनल मेमोरी स्टोरेज, इनका जो स्टोरेज होता है बहुत ज्यादा होता है, और जो सॉफ्टवेयर और जो पेरिफेरल डिवाइस होते हैं बहुत बड़े स्तर पर इनको जोड़ा जाता है। इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और एक समय में कई लोग इसका एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो सिस्टम बनाया गया है कहाँ है? बेल लेबोरेटरी में इसका सिस्टम बनाया गया है। इसका उपयोग बैंकिंग, अनुसंधान, रक्षा, अंतरिक्ष आदि के क्षेत्र में होता है। और इसका जो एग्जाम्पल है IBM 370, IBM S390 तथा यूनिवैक 11, 10 आदि हैं। इसके बाद जो दूसरा है मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर में जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, इनकी संग्रहण क्षमता और गति अधिक होती है और एक साथ कई लोग मल्टी यूजर काम कर सकते हैं। और इसमें 80386 सुपर चिप का प्रयोग करने पर वह सुपर मिनी कंप्यूटर में बदल जाता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? कंपनी, यात्री, आरक्षण, अनुसंधान आदि में इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण है इसके AS400, बुल HNDT X2, HP 9000, RISC 6000। और तीसरा जो टाइप होता है माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर को में प्रोसेसर के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है और इनपुट के लिए कीबोर्ड तथा आउटपुट के लिए मॉनिटर का उपयोग होता है। और इसकी जो क्षमता होती है 1 लाख कैलकुलेशन प्रति सेकंड होती है। इसका उपयोग कहाँ होता है? व्यावसायिक तौर पर, घरों में, मनोरंजन और मेडिकल के क्षेत्रों में इसका उपयोग होता है। इसके एग्जाम्पल जो है एप्पल MAC या एप्पल मैक, iMac, IBM PS2, IBM कॉम्पिटेबल। इसके बाद जो चौथा टाइप है पर्सनल कंप्यूटर। यह आकार में बहुत छोटे होते हैं। ठीक, और यह एक माइक्रो कंप्यूटर का ही एक रूप है। इस पर एक समय में एक ही यूजर काम कर सकता है। जो कंप्यूटर आपके घर में होता है पर्सनल यूज में लेते हैं तो सिंगल यूजर होता है, एक टाइम पर एक ही व्यक्ति इस पर कार्य कर सकता है और इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कई काम आप एक ही टाइम पर कर सकते हैं। जैसे एक ही टाइम पर आप गाना भी सुन सकते हैं और कोई मैसेज भी टाइप कर सकते हैं। तो ये जो सिस्टम होता है मल्टीटास्किंग कहलाता है। इसे इंटरनेट से भी जोड़ा जा सकता है। और भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। इसको आप याद रखना है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। और पैक-मैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए निर्मित हुआ था। मतलब पैक-मैन क्या है? ये एक पर्सनल कंप्यूटर था। इसका जो निर्माण हुआ था वो खेल के लिए हुआ था। इसका उपयोग क्या होता है? घरों में, व्यावसायिक रूप में, मनोरंजन में, आंकड़ों के संग्रहण में। ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या है? IBM, कॉम्पैक, लेनोवो, HP आदि के पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, इसके बाद लैपटॉप। तो लैपटॉप क्या है? PC का छोटा रूप होता है। इसको आसानी से आप कहीं भी ले जा सकते हैं। इसमें बैटरी का यूज होता है। इसको ऑपरेट करने के लिए बैटरी जरूरी होती है। इसमें CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस तथा अन्य ड्राइव भी संयुक्त रूप से होते हैं।
ठीक है, और इसको कहीं भी ले जा सकता है और आसानी से उपयोग किया जा सकता है। वाईफाई और ब्लूटूथ की सहायता से इंटरनेट का भी उपयोग किया जा सकता है। इसके जो एग्जाम्पल हैं IBM, कॉम्पैक्ट, एप्पल, लेनोवो आदि कंपनियों के लैपटॉप। और छठवां है पॉम टॉप। यह आकार में बहुत छोटा कंप्यूटर है जिसे हथेली पर रखकर यूज किया जा सकता है और इनपुट क्या है, ध्वनि के रूप में किया जाता है। इसे PDA भी कहा जाता है। तो ठीक है, और इसके बाद जो अगला है और सबसे पावरफुल कंप्यूटर जो होते हैं उसका नाम आता है कि सातवां जो सबसे पावरफुल टाइप है कंप्यूटर का वो है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो प्रथम सुपर कंप्यूटर 1976 में क्रे 1 के रूप में बनाया गया था। इसका नाम क्रे 1 था, प्रथम सुपर कंप्यूटर, और क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा विकसित किया गया था और यह इतिहास का सबसे सफल सुपर कंप्यूटर था। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम CDEC द्वारा 1991 में बनाया गया था। तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम CDEC कंपनी द्वारा 1991 में विकसित किया गया था और इसकी जो गणना होती है वो बहुत तेज होती है। सुपर कंप्यूटर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी गणना बहुत तेज होती है। इसमें मल्टी प्रोसेसिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग प्रयुक्त होता है और किसी भी कार्य को टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता है। मतलब एक व्यक्ति ही नहीं, कई व्यक्ति इसमें एक साथ काम कर सकते हैं और इसका उपयोग जो होता है एनिमेटेड ग्राफिक्स, परमाणु अनुसंधान आदि में होता है। जो साइंटिफिक रिसर्च होती है वो सुपर कंप्यूटर में ही की जाती हैं। अब देखिए जो DRDO ने बनाए हैं PS सीरीज के सुपर कंप्यूटर, और हैदराबाद तथा अनुपम सीरीज के कंप्यूटर किसने बनाए हैं, बार्क ने बनाए हैं, जिसका उदाहरण है क्रे 1। ठीक है, क्रे 1 क्या है, प्रथम सुपर कंप्यूटर है। और भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम CDEC द्वारा 1991 में बनाया गया है। तो गाइस ये थी थ्योरी कंप्यूटर की, जो डेवलपमेंट हुआ है, कंप्यूटर का जो विकास हुआ है, इसकी थ्योरी है। इसके बाद अगली क्लास में हम इसी को लेकर इसी टॉपिक का MCQ सॉल्व करेंगे। तो गाइस अगली क्लास आप जरूर देखें क्योंकि आज जो हमने थ्योरी पढ़ी है इसका जो MCQ होगा, इससे रिलेटेड जितने MCQ होंगे हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे।